गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम पढ़ते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले लेक्चर में हमने जब डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट किया था तो उसमें डीएनए रेप्लिकेशन की मेथड पढ़ी थी हमने कि डीएनए रेप्लिकेशन की 3 मेथड, कंजर्वेटिव मेथड, सेमी कंजर्वेटिव मेथड एंड डिस्पर्सिव मेथड। ठीक है। उसके बाद हमने कि मेसेल्सन एंड स्टॉल नामक साइंटिस्ट ने सेमी कंजर्वेटिव मेथड के द्वारा डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, इस चीज़ को प्रूफ किया था। ठीक, तो वो एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा। आज हम पढ़ते हैं कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता कैसा है, तो उसकी मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक, तो डीएनए रेप्लिकेशन जैसा कि हमने पढ़ा है कि डीएनए रेप्लिकेशन डीएनए की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक, रेप्लिकेशन डीएनए की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और डीएनए की रेप्लिका कॉपी का फॉर्मेशन होना डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है। ठीक, उसकी रेप्लिका कॉपी हम किसको बोल रहे हैं बेटा कि जब एक डीएनए स्टैंड है उस डीएनए की कॉम्प्लीमेंट स्टैंड अगर बनती है या ठीक कॉम्प्लीमेंट डीएनए का फॉर्मेशन होता है तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। तो जैसा डीएनए का रेप्लिकेशन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों सेल में पाया जाता है। ठीक, क्योंकि सेल डिवीजन के पहले डीएनए रेप्लिकेट होता है। ठीक, कि जब सेल का डिवीजन हो रहा है तो मान लीजिए कि ये पेरेंटल सेल है, इस पेरेंटल सेल का ये पेरेंटल डीएनए है। अब जब ये सेल का डिवीज़न होगा तो डिवीज़न होगा बेटा तो एक सेल से क्या बनेगी, 2 सेल बनेगी। ठीक, तो 2 सेल जब बनेगी तो दोनों सेल में 2 डीएनए चाहिए, एक डीएनए दोनों में प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये डीएनए क्या करेगा, अपनी रेप्लिका कॉपी बनाएगा यानी सेल डिवीज़न के पहले। ठीक, तो ये एक डीएनए से 2 डीएनए बनेंगे बेटा, तो एक डीएनए इसमें जाएगा, एक डीएनए इसमें जाएगा। ठीक, तो जो डॉटर सेल बनेगी तो डॉटर सेल में डीएनए ट्रांसफर करने के लिए डीएनए क्या होता है, रेप्लिकेट होता है। ठीक, तो इस रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है बेटा, तो रेप्लिकेशन की प्रोसेस को यूकैरियोटिक सेल में, किसमें, यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल हम किसको कह रहे हैं, प्लांट एंड एनिमल की सेल। प्रोकैरियोटिक सेल किसको कह रहे हैं बेटा, बैक्टीरियल सेल को। ठीक, तो हार्वर्ड एंड पेल्क नामक साइंटिस्ट ने 1958 में, ठीक, हार्वर्ड एंड पेल्क नामक जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1958 में यूकैरियोटिक सेल के, ठीक ध्यान से सुनना बेटा, इन्होंने यूकैरियोटिक सेल के सेल डिवीज़न की, ठीक, सेल डिवीज़न की जो इंटरफेज स्टेज है, तो इंटरफेज की एक सब फेज, ठीक, या सब स्टेज जिसको हम बोलते हैं एस फेज। ठीक, तो एस फेज में इन्होंने डीएनए रेप्लिकेशन को देखा था। किसने, हार्वर्ड ने। हमने 11th में पूरा सेल साइकिल पढ़ी है कि माइटोटिक डिवीज़न हो चाहे मियोसिस डिवीज़न हो। ठीक है बेटा, तो माइटोसिस मियोसिस दोनों के इंटरफेस की जो एस, ठीक, इंटरफेस की जो एस स्टेज है, ठीक, एस स्टेज में डीएनए का डुप्लीकेशन होता है या डीएनए का सिंथेसिस होता है या डीएनए रेप्लिकेट होता है। ठीक, किस में हो रहा है बेटा, इंटरफेज में, इंटरफेस की एस स्टेज में। उसके बाद ये डीएनए डॉटर सेल में कब ट्रांसफर होगा बेटा, ये डीएनए रेप्लिकेट हो गया, ये डीएनए रेप्लिकेट हुआ कहां पे, हम बोल रहे हैं इंटरफेज में। ठीक, इंटरफेज में डीएनए रेप्लिकेट हुआ, एक डीएनए से 2 डीएनए बने और ये डॉटर सेल में ट्रांसफर होता है कब, एनाफेज में।
ठीक। डॉटर सेल में कब ट्रांसफर होएगा, ठीक। तो ये जो डीएनए रेप्लिकेट हुआ है, ये डीएनए डॉटर सेल में कब ट्रांसफर होगा, एनाफेज में, ठीक। तो हमने सेल साइकिल की पूरी स्टेज पढ़ी थी बेटा, इंटरफेज, ठीक, फिर एम फेज की 4 स्टेज थी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ठीक। तो इस प्रकार से डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। अब जो डीएनए का रेप्लिकेशन है बेटा, तो डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए कई प्रकार के एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक। तो आज हम पढ़ लेते हैं कौन कौन से एंजाइम डीएनए रेप्लिकेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, या कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में, ठीक। तो इसमें हम पढ़ते हैं आज पहले कि रेप्लिकेशन पढ़ने के पहले हमको ये देखना होगा कि कौन कौन से एंजाइम और किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमको, ठीक। तो एंजाइम इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक। तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए बेटा जो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, तो वो एंजाइम है फर्स्ट, ठीक, न्यूक्लियस एंजाइम, ठीक, न्यूक्लियस एंजाइम। न्यूक्लियस एंजाइम मीन्स कि ऐसे एंजाइम का ग्रुप जो डीएनए को काटने के काम आए, ठीक। यानी कि डीएनए को अगर कहीं से कट करना है, तो डीएनए को कट करने के लिए जिस एंजाइम का यूज़ किया जाता है, उस एंजाइम को हम न्यूक्लियस एंजाइम कहते हैं, ठीक। इस एंजाइम को फर्स्ट टाइम कॉरेनबर्ग, ठीक, कॉरेनबर्ग नामक साइंटिस्ट थे, ठीक। कॉरेनबर्ग नामक साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम ई कोलाई सेल में, ठीक, ई कोलाई सेल में इसको डिस्कवर किया था। किसको बेटा, न्यूक्लियस एंजाइम को, ठीक। तो जब इसको डिस्कवर किया गया था न्यूक्लियस एंजाइम को, तो उस समय इसको कोरेनबर्ग एंजाइम कहा जाता था, ठीक। लेकिन बाद में एंजाइम की फंक्शन के बेस पे या एंजाइम की एक्टिविटी के बेस पे उसका नाम चेंज कर दिया गया, क्या, न्यूक्लियस एंजाइम, ठीक। तो ये न्यूक्लियस एंजाइम बेटा 3 टाइप के होते हैं। न्यूक्लियस एंजाइम मीन्स कि ऐसे एंजाइम का ग्रुप जो डीएनए को कट करने के काम आता है, ठीक है। तो क्लियर है, इस एंजाइम को कोरेनबर्ग ने डिस्कवर किया ई कोलाई सेल में। अब न्यूक्लियस एंजाइम 3 टाइप्स के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस, ठीक, सेकंड एंडोन्यूक्लियस, ठीक, थर्ड पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक। ये 3 प्रकार के बेटा एक्सोन्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस एंजाइम है। तो एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, पॉलीमरेज, ठीक, ये एंजाइम्स हैं सारे। एक्सोन्यूक्लियस मीन्स कि ऐसा एंजाइम, ठीक, जो डीएनए के आउटर फ्री एंड पे अटैक करता हो, डीएनए के आउटर फ्री एंड पे अटैक करता है और डीएनए के एक एक न्यूक्लियोटाइड को कट करके पूरे डीएनए को डाइजेस्ट कर देता है, ठीक। तो इस प्रकार के एंजाइम को हम बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक।
कि जो डीएनए के आउटर पोर्शन पे अटैक करेगा, ठीक, और स्टेप बाय स्टेप मूव करेगा किस पे, डीएनए पे, एक स्टेप से दूसरी स्टेप। तो एक एक न्यूक्लियोटाइड को ये क्या करते जाएगा, कट कर देगा। तो डीएनए की पूरी स्ट्रैंड क्या हो जाएगी, डाइजेस्ट हो जाएगी। तो डीएनए के पूरी स्ट्रैंड को अगर डाइजेस्ट कराना हो तब हम किसका यूज़ करते हैं, एक्सोन्यूक्लियस का। ये देखो ये कैसा काम करेगा कि सपोज ये डीएनए है बेटा, ये डीएनए है, ठीक। इस डीएनए में एक एक न्यूक्लियोटाइड, ये ऐसे पेयर्ड न्यूक्लियोटाइड है सब, हमने ये पढ़ा है, ये थर्ड एंड, ये फिफ्थ एंड, ये इसका फिफ्थ एंड, ये इसका थर्ड एंड, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे अब एक न्यूक्लियोटाइड जैसे एडिनिन है, ये थाइमिन है, ये ग्वानिन है, ये साइटोसिन, ऐसे न्यूक्लियोटाइड इनमें अरेंज होंगे। ये तो हम क्या कह रहे हैं, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम वे एंजाइम है जो डीएनए के फ्री पोर्शन पे अटैक करेंगे। तो इसका फ्री पोर्शन क्या है, या तो ये है, ये है, ये है, ये है, ठीक। तो ये एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम अगर इसके थर्ड एंड पे अटैक करता है, यहाँ पे, ठीक है बेटा, इस पे अगर अटैक करेगा तो कहाँ पे अटैक करेगा, फ्री एंड पे। अब ये एक्सोन्यूक्लियस इसके फ्री एंड पे अटैक किया है। अब ये स्टेप वाइज इस पे मूव करेगा बेटा, किस पे, इस स्टैंड पे। तो ये क्या करेगा, पहले आके इसको एडिनिन को कट करके अलग कर देगा, फिर ग्वानिन को कट करके अलग कर देगा, ठीक। फिर आगे चल के ये एडिनिन को, तो एक एक न्यूक्लियोटाइड को क्या करते जाएगा, ये कट करते जाएगा, और डीएनए की स्ट्रैंड पूरी तरह क्या हो जाएगी, डाइजेस्ट हो जाएगी। तो ऐसे एंजाइम को हम बोल रहे हैं एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक। ये जो न्यूक्लियस एंजाइम है बेटा, ये डीएनए को दोनों दिशा में कट करता है, यानी थर्ड एंड से फिफ्थ एंड की दिशा में भी कट करता है, और फिफ्थ एंड से थर्ड एंड की दिशा में भी, ठीक। यानी इसकी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटीज दोनों टाइप की होगी, थर्ड एंड टू फिफ्थ एंड एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, फिफ्थ एंड टू थर्ड एंड। यानी हम ये वाली डायरेक्शन बोल रहे हैं, तो देखो इसने ये थर्ड एंड पर अटैक किया था बेटा यहाँ पे, तो ये थर्ड एंड से किधर जा रहा है, ये कट करते हुए फिफ्थ एंड की तरफ, ठीक, फिफ्थ एंड की तरफ आया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, थर्ड एंड टू फिफ्थ एंड एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटीज। अगर ये न्यूक्लियस एंजाइम अगर यहाँ अटैक करे और इधर से डीएनए को कट करते हुए किधर आए बेटा, थर्ड एंड पे आए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फिफ्थ एंड टू थर्ड एंड एक्टिविटीज, ठीक है। तो ये दोनों दिशा में क्या करेगा, दोनों डायरेक्शन में डीएनए को कट करता है, ये क्लियर है। अब दूसरा बेटा एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम मीन्स कि एंजाइम का ऐसा ग्रुप जो डीएनए के फ्री एंड पे अटैक नहीं करता, ये फ्री एंड पे अटैक नहीं करेगा, कौन, एंडोन्यूक्लियस। ये डीएनए के मिडिल पोर्शन में कहीं भी अटैक करेगा, ठीक। और अगर डबल स्ट्रैंड डीएनए है तो डबल स्ट्रैंड डीएनए में जब अटैक करता है तो ये एक निक का फॉर्मेशन करता है, ठीक। निक किसको बोल रहे हैं बेटा हम, जैसे कि डबल स्ट्रैंड डीएनए है, तो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम वो एंजाइम है जो डीएनए के बीच में या मिडिल पोर्शन पे क्या करेगा, अटैक करेगा। ये डीएनए बेटा डबल स्ट्रैंड, ठीक। तो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहीं भी बीच में अटैक करेगा, फ्री एंड पे नहीं करेगा। तो सपोज यहां एंडोन्यूक्लियस ने अटैक किया, ठीक, एंडोन्यूक्लियस ने कहां अटैक किया, यहां। तो यहां पे ये डबल स्ट्रैंड डीएनए है, तो ये क्या कर देगा, निक का फॉर्मेशन करेगा। तो ये डीएनए यहां से खुल जाएगा, ठीक। तो ये ऐसा खुल गया बेटा ये, ठीक। तो रेप्लिकेशन के लिए इसी एंजाइम का यूज होता है कि जब रेप्लिकेशन होना है डीएनए का, तो डीएनए में एक रेप्लिकेशन ओरिजिन पॉइंट होता है, ठीक। तो रेप्लिकेशन ओरिजिन पॉइंट पे एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कट करेगा और यहाँ से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, ठीक।
तो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करेगा कि डबल स्ट्रैंड डीएनए में निक का फॉर्मेशन करता है, और अगर सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है, अगर डीएनए की सिंगल स्ट्रैंड है, तो ये अगर इस पर अटैक करता है बेटा बीच में, तो इसको क्या कर देगा, 2 पार्ट में कन्वर्ट कर देता है। किसको? डीएनए को। ठीक, तो ये याद रखिए कि एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम फ्री एंड पे अटैक करता है, जबकि एंडोन्यूक्लियस एंजाइम मिडिल पोर्शन पे अटैक करके निक का फॉर्मेशन करता है। ठीक, थर्ड है बेटा पॉलीमरेज एंजाइम। पॉलीमरेज एंजाइम मीन्स कि एंजाइम का एक ऐसा ग्रुप जो डीएनए का पॉलीमराइजेशन करता है। ठीक, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है पॉलीमराइजेशन, कि जब स्मॉल मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो हमको डीएनए के रेप्लिकेशन में भी क्या करना है कि जैसे डीएनए की एक स्ट्रैंड है बेटा, ठीक, एक स्ट्रैंड है, इस स्ट्रैंड की हमको कॉम्प्लीमेंट कॉपी बनवानी है। ठीक, तो यहाँ पे ये न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, ये हमको पता है, जैसे एडिनिन है, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन। तो डीएनए की स्ट्रैंड कब बनेगी? जब इस स्ट्रैंड से इनके कॉम्प्लीमेंट न्यूक्लियोटाइड आके जुड़ते जाएंगे। ठीक, तो यहाँ एडिनिन है तो यहाँ पे थाइमिन को आके जुड़ना पड़ेगा, यहाँ ग्वानिन है तो साइटोसिन, यहाँ साइटोसिन है तो ग्वानिन, यहाँ थाइमिन है तो एडिनिन। तो एक एक स्मॉल मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं बेटा, जुड़ रहे हैं, और जुड़ने के बाद डीएनए की एक स्ट्रैंड बन रही है। तो इसको हम पॉलीमराइजेशन बोलेंगे कि ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स आपस में ठीक बाइंड होने के एक लॉन्ग चेन बना रहे हैं। ठीक, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है बेटा? पॉलीमराइजेशन। तो इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि डीएनए का रेप्लिकेशन करने के लिए पॉलीमरेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। तो पॉलीमरेज एंजाइम वे एंजाइम होते हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन के समय न्यूक्लियोटाइड को बाइंड करवाने में हेल्प करते हैं। ठीक, तो उस एंजाइम को हम बोलते हैं बेटा पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक, जो पॉलीमरेज एंजाइम है बेटा, पॉलीमरेज एंजाइम प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में अलग अलग टाइप के पाए जाते हैं। ठीक, कौन से? पॉलीमरेज। पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक, पॉलीमरेज एंजाइम हम किसको कह रहे हैं कि ऐसे एंजाइम जो डीएनए का पॉलीमराइजेशन करते हों। ठीक, कि डीएनए है तो इस डीएनए का जब रेप्लिकेशन होना होगा बेटा, तो ये डीएनए ऐसा खुलेगा, खुल गया। ठीक, तो क्या होगा कि यहाँ पे ये न्यूक्लियोटाइड है, सब प्रेजेंट है, तो पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा, यहाँ पे आके बाइंड होगा। कौन? पॉलीमरेज एंजाइम। अब ये पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा कि सेल के न्यूक्लियस में जो फ्री न्यूक्लियोटाइड होंगे, एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, ये सब, ठीक है बेटा, इनको एक के बाद इसमें जोड़ने का काम करेगा। ठीक, यानी ये पॉलीमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये न्यूक्लियोटाइड यहाँ आके जुड़ते जाएंगे और एक नई डीएनए की स्ट्रैंड बनते जाएगी। ठीक, तो हम ये कह रहे हैं कि पॉलीमरेज एंजाइम का काम हो रहा है पॉलीमराइजेशन का। अब ये कैसे बनती है स्ट्रैंड, तो अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, ये पॉलीमरेज एंजाइम बेटा प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक, जैसे प्रोकैरियोटिक की बात करें हम, प्रोकैरियोटिक में एंड यूकैरियोटिक। ठीक, तो प्रोकैरियोटिक में जो पॉलीमरेज एंजाइम है बेटा वो 3 प्रकार के पाए जाते हैं, जिसको हम लिखते हैं ऐसा पोल फर्स्ट, पोल सेकेंड, पोल थर्ड। ये 3 प्रकार के पॉलीमरेज एंजाइम पाए जाते हैं किसमें? प्रोकैरियोटिक में।
जबकि यूकैरियोटिक सेल में 5 प्रकार के पॉलीमरेज एंजाइम, अल्फा, बीटा, गैमा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन। ठीक, अल्फा, बीटा, गैमा, ठीक, डेल्टा एंड एप्सिलॉन, ये ऐसे 5 प्रकार के यूकैरियोटिक सेल में पॉलीमरेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में जो पॉलीमरेज फर्स्ट और पॉलीमरेज सेकंड एंजाइम होते हैं बेटा, ठीक, ये डीएनए के रिपेयर मैकेनिज्म में यूज होते हैं। ठीक, ये किस में यूज होते हैं कि डीएनए में मान लीजिए कोई टूट फूट हो गई है, कि सपोज ये डीएनए है डबल स्ट्रैंड, अब ये डीएनए मान लीजिए यहाँ से टूट गया है बेटा किसी कारण से, तो अब इतना पार्ट सिंथेसिस करवाना है डीएनए का, स्मॉल पार्ट का सिंथेसिस करवाना है। तो इस डीएनए को रिपेयर करने के लिए, स्मॉल पार्ट का सिंथेसिस करने के लिए पॉलीमरेज फर्स्ट और पॉलीमरेज सेकंड एंजाइम क्या होंगे, यूज होंगे। ठीक, जबकि पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम जो होते हैं बेटा, ये पॉलीमराइजेशन करते हैं, यानी कि डीएनए की लॉन्ग चेन का सिंथेसिस करवाना हो, डीएनए की लंबी चेन का सिंथेसिस करना हो तो पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम का यूज किया जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से ये प्रोकैरियोटिक में 3 प्रकार के और यूकैरियोटिक में बेटा 5 प्रकार के पॉलीमरेज एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक, तो ये थे बेटा कुछ एंजाइम जो डीएनए रेप्लिकेशन में हमको अभी यूज होंगे। ठीक, इसके अलावा भी बेटा जो एंजाइम है, अभी हमने पढ़े न्यूक्लियस एंजाइम एंड पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक, अभी केवल हमने न्यूक्लियस और पॉलीमरेज एंजाइम पढ़े। अब इसके अलावा और भी एंजाइम यूज होते हैं बेटा, जैसे हेलिकेज एंजाइम, हेलिकेज एंजाइम। ठीक, जैसे गायरेज एंजाइम। ठीक, हेलिकेज, हेलिकेज मीन्स कि ऐसे एंजाइम का ग्रुप जो डबल स्ट्रैंड डीएनए के हेलिक्स को खोलने का काम करता है। ठीक, यानी डीएनए में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए हैं बेटा, कि डबल स्ट्रैंड डीएनए है, डबल स्ट्रैंड डीएनए को खोलना है, ऐसा उसकी अनजिपिंग करनी है या अनवाइंडिंग करनी है। ठीक, तो अनवाइंडिंग के लिए हेलिकेज एंजाइम का यूज किया जाता है। जैसे ये डबल स्ट्रैंड डीएनए है, ठीक, इनके बीच ये बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए हैं, हर न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो अगर डीएनए का यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट करना है, मान लीजिए यहाँ से, ठीक, तो इस डीएनए की क्या करना होगा, अनवाइंडिंग करना होगा। तो कौन करेगा बेटा, हेलिकेज एंजाइम। ठीक, तो हेलिकेज एंजाइम डीएनए को क्या करेगा, खोल देगा, ये ऐसा। ठीक, ये कौन खोलेगा बेटा, हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम। अब इस हेलिकेज एंजाइम यानी कि गायरेज एंजाइम ने जब इसको खोला तो इसको यहाँ पे कुछ एनर्जी भी लगेगी बेटा, एटीपी के रूप में। ठीक, हेलिकेज एंजाइम को डीएनए के हेलिक्स की अनवाइंडिंग करने के लिए एंजाइम की एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, और वो एनर्जी उसको एटीपी के रूप में चाहिए होती है। तो अब इस डीएनए को इसने खोल तो दिया बेटा, लेकिन जब ये इसको खोलते चलेगा तो ये लंबे समय तक खुला नहीं रह सकता। ठीक, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो ये फिर से आके ऐसे बाइंड हो जाएंगे। ये खुला है, ये जैसे ही एंजाइम आगे बढ़ेगा ये फिर से चेन आपस में ऐसे बाइंड हो जाएगी। ठीक, तो उस चीज़ से इसको प्रिवेंट करना है, रोकना है।
ठीक। तो यहाँ पे सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन का भी यूज होता है। किसका बेटा? सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन। तो यहाँ पे एक प्रोटीन भी लगेंगे, कौन से? SSB प्रोटीन बोलते हैं जिसको, सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन। जैसे आप सपोज इमेजिन करो कि एक बांस है, बांस को आपने ऐसा फाड़ दिया चाकू से, तो चाकू ने उसको फाड़ने का काम किया बेटा, ठीक। लेकिन आप जैसे ही वहाँ से चाकू हटाओगे, ये चाकू आगे जाएगी, वो बांस फिर से ऐसा चिपकते आ जाएगा, ठीक। तो अब बांस को आपको ऐसा खुला रखना है, यानी कि उसके दोनों हेलिक्स को ऐसा खुला रखना है, तो आप क्या करोगे? यहाँ किसी चीज़ को ऐसा अटैक कर दोगे ताकि ये ऐसा खुला रहे, ठीक। तो दोनों हेलिक्स या दोनों स्टैंड इसकी खुली रहे, इसलिए यहाँ पे हम यूज़ करते हैं किसका? SSB का। इसको क्या बोल रहे हैं बेटा? सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक। तो DNA रेप्लिकेशन में आपको सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी, हेलिकेज एंजाइम यानी कि गायरेज एंजाइम की ज़रूरत होगी, ठीक। ये हो गया बेटा। अब इनके पूरे काम अभी क्या क्या यूज़ होंगे ये तो अभी मैकेनिज्म आगे पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं। इसके अलावा एक और एंजाइम यूज़ होगा, वो एंजाइम है बेटा लाइगेज एंजाइम, ठीक। DNA रेप्लिकेशन में एक एंजाइम और यूज होगा, वो एंजाइम क्या होगा बेटा? लाइगेज एंजाइम। तो DNA रेप्लिकेशन में कौन कौन से एंजाइम यूज हो रहे हैं बेटा? न्यूक्लियस एंजाइम, एक्सो एंडोन्यूक्लियस, पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक। पॉलीमरेज 3 प्रकार के हैं, पोल फर्स्ट, पोल सेकंड, पोल थर्ड। हेलिकेज एंजाइम, सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन एंड लाइगेज एंजाइम, ठीक। लाइगेज एंजाइम ऐसे एंजाइम को कहते हैं जो 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। तो लाइगेज एंजाइम एज अ फेविकॉल वर्क करता है, ठीक। कि न्यूक्लियोटाइड को अगर जोड़ना हो 2 न्यूक्लियोटाइड को आपस में, तो हम किसका यूज करते हैं? लाइगेज एंजाइम का, ठीक। तो DNA रेप्लिकेशन में लाइगेज एंजाइम भी इन्वॉल्व होते हैं जो 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं, ठीक। तो ये बेटा इतने एंजाइम यूज हो रहे हैं किसमें? DNA रेप्लिकेशन में। तो ये तो हुई बेटा एंजाइम की बात DNA रेप्लिकेशन के लिए। इसके अलावा DNA रेप्लिकेशन में और भी चीज आपको यूज होगी, ठीक। DNA रेप्लिकेशन में आपने ये एंजाइम पढ़ लिए, इसके अलावा रिक्वायरमेंट होगी आपकी और क्या रिक्वायरमेंट होगी बेटा? एंजाइम की रिक्वायरमेंट तो हो गई आपकी। DNA रेप्लिकेशन के लिए हमको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी बेटा? एंजाइम की, ठीक। एंजाइम में आपने कौन कौन से एंजाइम पढ़ लिए? हेलिकेज, ठीक, न्यूक्लियस, पॉलीमरेज, ये एंजाइम पढ़ लिए। न्यूक्लियस में आपने पढ़ा बेटा एक्सो, न्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, ठीक, ये पढ़ लिया आपने। तो हमको इन एंजाइम की ज़रूरत पड़ी। इसके अलावा सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन SSB की ज़रूरत पड़ रही है। ये रिक्वायरमेंट हुई हमको, यानी कि पहली रिक्वायरमेंट हमारी एंजाइम थी, दूसरी थी SSB, ठीक। थर्ड रिक्वायरमेंट है बेटा टेम्पलेट स्टैंड, स्टैंड। और एक और रिक्वायरमेंट है RNA प्राइमर, ठीक, RNA प्राइमर। तो टेम्पलेट स्टैंड हम किसको कह रहे हैं बेटा? कि ध्यान देना, जिस DNA स्टैंड का रेप्लिकेशन होना हो, ठीक, यानी कि जिस DNA स्टैंड की रेप्लिका कॉपी बननी हो या जिसका रेप्लिकेशन होना हो,
उस स्टैंड को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, टेम्पलेट स्टैंड। जैसे ये 2 स्टैंड है, ये एक स्टैंड है बेटा डीएनए की, ये दूसरी स्टैंड है डीएनए की, ठीक। तो इसको हम बोलेंगे टेम्पलेट स्टैंड, ठीक। कौन सी स्टैंड बेटा, टेम्पलेट स्टैंड। तो इस स्टैंड की कॉपी बनना है ना, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, टेम्पलेट स्टैंड। आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर यानी कि सिंगल स्टैंड आरएनए जो रेप्लिकेशन का इनिशिएशन करेगा, या जो रेप्लिकेशन की शुरुआत करेगा, उस शॉर्ट सेगमेंट को, आरएनए का शॉर्ट सेगमेंट क्या कहलाएगा, प्राइमर। तो आरएनए प्राइमर वो आरएनए का शॉर्ट सेगमेंट है जो लगभग 10 से 60 न्यूक्लियोटाइड लंबा होता है और डीएनए रेप्लिकेशन की स्टार्टिंग करता है। तो उस को आरएनए प्राइमर कहते हैं। जैसे ये डीएनए स्टैंड है बेटा, अब यहाँ जब रेप्लिकेशन स्टार्ट होना होगा तो सबसे पहले यहाँ पे आके जुड़ेगा कौन, पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक, क्योंकि पॉलीमरेज क्या करेगा, पॉलीमराइजेशन। फिर आके जुड़ेगा बेटा आरएनए प्राइमर। कौन जुड़ा, आरएनए प्राइमर, क्योंकि इस प्राइमर की प्रेजेंस में ही पॉलीमरेज एंजाइम इसका रेप्लिकेशन की शुरुआत करेगा, ठीक। तो इसको हम बोल रहे हैं आरएनए प्राइमर, ठीक। तो आरएनए प्राइमर क्या है, एक शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए या आरएनए, सिंगल स्टैंड आरएनए या सिंगल स्टैंड डीएनए जो लगभग 10 to 16 न्यूक्लियोटाइड लंबा है, ठीक, और जो डीएनए रेप्लिकेशन की क्या करेगा, स्टार्टिंग करेगा, ठीक। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, आरएनए प्राइमर, ठीक। तो बेटा हमको इतनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। अब ये हमारी पूरी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अब इसके बाद डीएनए के रेप्लिकेशन की मैकेनिज्म। तो अब हमको अब डीएनए का रेप्लिकेशन देखना है, तो आपको मेरा अगला वीडियो देखना होगा, क्योंकि बेटा अगर हम रेप्लिकेशन की पूरी प्रोसेस पढ़ते हैं तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में इसको पढ़ते हैं। थैंक यू।